दिव्या तुम हमको नीचे दिख गई थी, पहले इस भटूरे वाली की दुकान पे दिखी, फिर समोसे वाली की। ओके क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है? 34 का सेकंड पार्ट। Steel needle sinks in water but a steel ship floats. Explain how. Now 34 का फर्स्ट पार्ट भी नहीं किया ना? फर्स्ट हो गया कि स्टील नीडल सिंक्स, यही है क्वेश्चन। सर सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 है। 3 नहीं है। 3 है सर, 3 करना है। हाँ चलो ओके। A bag of sugar weighs W at a certain place on the equator. If the bag is taken to Antarctica, then will the weight be same? So question number 34 second part. ये बताइए दिव्या कि इक्वेटर पर और यहाँ पर दोनों में G की वैल्यू कहाँ ज्यादा है? पोल पे ज्यादा है। ऐसा क्यों कहती हो? बताता हूँ। क्योंकि ये जो धरती है ना, ये हल्की सी चपटी है, तो बोलो सेंटर के पास ये पोर्शन है कि ये पोर्शन है? कहा जाता है ना नारंगी की तरह चपटी है, नहीं? तो अगर R कम होगी, अगर मान लीजिए डिस्टेंस कम होगी, तो क्या उस पर G की वैल्यू या फोर्स ज्यादा होगा? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/d², d कहते हो ना, तो d के लेस होने पर क्या फोर्स बढ़ जाएगा? तो वेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी चीज का वेट लिया जाए, तुम्हारे में गोल्ड का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर वेट वो दिखा देगा भाई 1 किलो है, लेकिन यहाँ पर उसी का 900 ग्राम पड़ेगा, क्योंकि वेट कम इसलिए होगा। जी पे वेट करता है, स्प्रिंग बैलेंस है, वो ग्रेविटी पे तो चलता है। बात समझ आ गई? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ शुगर वेज W kg, उसका कितना वेट आ रहा है बताओ? W एट अ सर्टेन प्लेस वेज है, तो अगर अंटार्कटिका के टिश्यू उसको ले जाया जाएगा तो उसका वेट W से ज्यादा होगा कि कम? ये करेक्ट कह रहे हैं कि कम क्यों होगा? अब देखो इन्होंने रीजन बता दिया, वहां पे ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि G की वैल्यू एट पोल इज ग्रेटर। तो लिखो, तो वैल्यू ऑफ G एट पोल इज ग्रेटर, और यहाँ कम है, तो तुम वहां पे अगर सोना लेके यहाँ इक्वेटर पे अपने दोस्त को दोगे तो डिस्प्लीज हो जाएगा, क्योंकि G की कम वैल्यू है ना यहाँ पे। तो लिखो वैल्यू ऑफ G। G को तुम्हें मालूम है क्या कहते हैं? G me/r²। ये बात पता है? इसकी सारी वैल्यू डाल दी जाए तो यहाँ पर R पे भी डिपेंडेंट है। R के कम होने से G की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा कि कम? करेक्ट। तो यहाँ R कम है क्या? रेडियस ऑफ अर्थ है कि नहीं? बोलो। तो इसीलिए G की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा है। बात कि नहीं? सो वैल्यू ऑफ G एट पोल्स इज मोर देन वैल्यू ऑफ G एट इक्वेटर। जहां G की वैल्यू पोल्स पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहीं G की वैल्यू विषुवत वृत्त पर कितनी है? 9.79 मीटर पर सेकंड। सो also W is equals to mg. So at poles weight is also more. जब G ज्यादा है तो क्या वेट ज्यादा नहीं होगा? तो शुगर विल वे मोर
at poles. So sugar will weigh more at poles. क्वेश्चन नंबर 35 देखिए. नाउ गिव योर रीजन. तो यहाँ पे बता दिया. Stone is dropped from 100 meter tower. How long will it take to fall? फर्स्ट 50 मीटर में उत्कर्ष कितना टाइम लेगा, और क्या जितना भी टाइम लेगा क्या उतना ही नेक्स्ट 50 मीटर में भी लेगा? Yes. ये तो यस बोल दिए. हाँ बोलो. नहीं, तो बढ़ जाएगी. हाँ स्पीड बढ़ जाएगी ना 9.8 करके. कैसे फिर से बोलिए. 9 मतलब हर सेकंड 9.8 एक बढ़ती चली जाएगी. तो आगे चलने के लिए बड़ी जल्दी जल्दी गिरेगा. हाँ. तो इसलिए क्या हर 50 मीटर वो उतने ही टाइम में चलेगा कि नहीं? नहीं. अगला 50 मीटर कम समय में, फिर उससे आगे वाला अगला 50 और कम में चलेगा. तो इन्होंने कहा व्हाट टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल फर्स्ट 50 मीटर. मान लीजिए 100 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से गिराया गया. तो 50 मीटर का देखो. तो पहले u इसका 0 है, और बताओ a की वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो g की होगी वही होगी. तो बताइए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तुमको वैल्यू डलवाओ इसमें फॉर फर्स्ट 50 मीटर. वो ले लेंगे. आप बताइए. असामिता आप बताइए. 50 हाँ 0 9.8. ठीक है. तो इतना कर दिया. अब देखो वो 9.8 ही ले रहा है, कुछ और ले रहा है. 50 ले कैसा कर रहा है. चलो ठीक है. तो 50 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.8. अगर 10 ले लें, 10 ले तो 5 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, कोई बात नहीं. 9.8 टी स्क्वायर. तो ये 100 हो गया. 100 इज इक्वल्स टू 9.8 टी स्क्वायर. ठीक है. उसको बोलना चाहिए 10 देने को, लेकिन कहीं नहीं रहा. 100 बाई 9.8. ये तो टी स्क्वायर हो गया, और अगर इसका रूट कर दिया जाए तो टी हो गया. ठीक है. ओके. नाउ ये तो टी की वैल्यू हो गई. अच्छा ये बताइए कि 50 मीटर चलने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? 50 मीटर चलेगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा? ये ना लगाएं क्योंकि रूट वाली बात है. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, जैसे ये कह रही है, ये ठीक रहेगा. नोएल कर देना. दैट इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस. अब नोएल इसमें वैल्यू भी डलवा दो, 2 into क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आने तक करना हो ना. तो 2 इंटू 9.8 हाँ into 50 meter. पहला 50 मीटर. v नहीं पता. v तो हमें निकालना है ना 50 मीटर के बाद का. और u कितना है? 0. 0. तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये 100 हो गया, और इंटू 9.8, और इसका रूट भी ले लो. 100 कर दिया कि नहीं? यही v की वैल्यू है. तो ये v हो गया हमारे पास. इसको और कुछ हम और इसको ठीक कर दें, क्योंकि 9.8 झंझट कर है ना. 10 लेने से कोई दिक्कत नहीं. 10 कर दो. एग्जाम में ले सकते. ले लेंगे. टेकिंग लेट 10 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे मार्क्स नहीं कटेंगे. तो ये 10 ले लीजिए. तो कितना हो जाएगा बताओ? t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या रूट 10 सेकेंड? थोड़ा तो सिंप्लीफाई हुआ, क्योंकि 9.8 का फिर रूट निकालो. वो तो 9.8 का 50 हो जाएगा. नहीं आएगा रूट 49. मान लो जैसे तुमने 100 है, 100 बाई कितना था पहले? 100 बाई 9.8 था. अब तुम सोचो कि इसमें चालाकी कर लें. चालाकी कैसे करोगे? 2 से कट करो. ये 50 हो, ये कितना हुआ बताओ? 4.9. अच्छा 4.9 तुम्हें मालूम है 7 7 या 49 होता है. अब इसमें क्या करो? 10 से और मल्टीप्लाई कर लो. सही है. और 10 ये तो कर सकते हैं ना. तो फिर ये t की वैल्यू आ रही थी, और फिर ऊपर कितना हुआ बोलो?
500 हुआ तो 100 इंटू 5 लिख लो, और नीचे का 49, 100 बाहर निकलने से क्या आएगा 10, और 49 और √5 2.23 है। इतनी चालाकी चला सकते हो। तो भी झंझट है ना, ये चीज झंझटी लग गई क्या? और फिर अगर मान लो 10 है, ये 2.23 और बाई 7, तो ये 22.3 बाई 7 ऐसा आएगा। इससे अच्छा तो यही लग रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है नहीं? ये ठीक है। तो मैं यहां भी क्या ले लूं बताओ, इसको 10 ले लो, तो 10 लेने से क्या हो जाएगा, मतलब 1000 आ जाएगा क्या? तो ठीक है, 1000 का मतलब है 1000 आ गया। तो 10 इंटू 10 हुआ। तो इस भाई 1000 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 10 इंटू 10 इंटू 2a² मैंने c² लगा दिया। तो अब फिर हमने इसमें a की वैल्यू 10 ले ली, 9.8 नहीं ली, तो ये 1000 हुआ। 1000 क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन 2 10 बाहर आ जाएंगे, तो 10 √10 हुआ v की वैल्यू की नहीं। अच्छा, अब जब तुम्हें v मिल चुका है, अब तुम्हें नेक्स्ट वाले में टाइम चाहिए, तो जो यहाँ का v है, v कितना है बताओ? 10 √10 मीटर पर सेकंड है क्या? तो अगला 50 मीटर चलने में इसको कितना समय लगेगा? बात समझ आ गई? तो दैट इज फॉर नेक्स्ट 50 मीटर, फॉर नेक्स्ट 50 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट 50 मीटर में कितना समय लगेगा, ये है। एक तो तुम्हें ये बात मालूम है कि ठीक है 100 मीटर में लगा समय ओके। अब इसके लिए क्या करिए, तो अब ले लीजिए नेक्स्ट 50 मीटर। तो अगला 50 मीटर में क्या ये u का काम करेगा, u का काम करेगा, और फिर s = ut + ½ at फिर से लगा दो, वही लगा दो। तो नेक्स्ट 50 मीटर s क्या होता है ut + ½ at²। तो ये तो 50 हो गया, और u कितना हुआ बोलो? यही होगा जो यहाँ पर इतनी गेन कर ली ना, तो ये u नहीं हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे 10 √10 इंटू t और प्लस ½ इंटू 10 इंटू t²। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 50 = 10 √10t और प्लस 5t²। पूरे में 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 2 √10 और प्लस t²। अब देखो t² प्लस 2 √10 t और -10 = 0। ये बात समझ आई? इस 10 को मैंने इधर ले लिया, 10 उधर ले लिया कि नहीं? पहले 5 से देखो डिवाइड कैसे में, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, फिर ये जो 10 आया उसको उधर भी किया, उसी के साथ है, बाकी इधर तो 0 बची गया। अब इसमें देखो ये 10 है, अगर मैं दोनों को, ये -10 है ना, √10 की दो वैल्यू ले लें, एक प्लस एक माइनस, और कुछ है क्या? 50 को हमने 50 और 10 √10t और प्लस 5t², तो 2 आ गया, 10 आ गया। अब इसको स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि √10 तो आ रहा है, लेकिन दोनों प्लस प्लस का ले रहे हैं, तो निगेटिव साइन का फर्क आ रहा है, ये -2 है। इसको देखते हैं, साइन का फर्क आ जाएगा। v = u + at, फिर v निकालना पड़ेगा।
ऊपर फेंका गया है क्या? ऊपर तो नहीं फेंका गया है। ड्रॉप लेगा Okay, so from 100 meter height of find how long does it fall? First 50 seconds, first 50 meter, 1000 होगा हाँ 100 मीटर है, यही चीज है। अब देखो ये बात है, देखो कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और गड़बड़ियां कुछ नहीं है। ये है, ये नीचे ले लिया, नीचे की चीज हमने ले ली और ये भी नीचे जा रहा है, ये सब कुछ सही है। तो हमारे पास t√10 है, ये पहला आंसर सही है, ठीक है। अब दूसरे आंसर को हमें सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू होती है 3.16 सेकंड। इसका आंसर कितना है? 3.16 सेकंड। इसको स्क्वायर रूट करके निकाला जा सकता है या सिंपली अगर आपको आता है तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब देखो नाउ एक काम और करो, तुम्हें इससे आसान काम बताएं, ठीक है। तुम ये निकाल लो कि 100 मीटर गिरने में लगा समय और उसमें से जो पहला 50 गिरा है वो 3.16 घटा देना, तो क्या तुम्हें अगले 50 के मिलने का आ जाएगा? जैसे तुम घर से निकले, 1.5 घंटे में तुम पहुंच गई किसी स्टोर में, बिग बाजार, और उसके आगे कोई बहुत जोधपुर ऑडिटोरियम है, तो वो 2 घंटे में पहुंची, तो क्या अगले वाले में आधा घंटा एक्स्ट्रा नहीं लगा? मतलब घर से तुमने 2 चीज लगातार चलते चले जा रहे हो। तो हम अब 100 मीटर गिरने में लगा समय निकाल रहे हैं, सीधा u0 ही ले, तो फिर हम इससे बच जाएंगे ना। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइम फॉर फॉलिंग 100 मीटर। ये लो, सो लिखो फॉर 100 मीटर फॉल, पूरा ही गिरे, यहीं से गिरे, 50-50 मत लो सुहाना, पूरे 100 मीटर ही क्यों ना ले लो, नहीं तो बोलो s क्या हुआ, ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, वैल्यू डालिए सुहाना इसमें जरा सारी बताओ। हाँ सही है, और हाफ इंटू 10 और इंटू टी स्क्वायर, देखो ये आसान हो गया। तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टी स्क्वायर। अच्छा 5 से करो तो क्या 20 आ जाएगा, तो 20 इज टी स्क्वायर, लेकिन 20 क्या 2, 2 दूनी 4, 4 5 20, ठीक है। ये बात समझ आई, ये आ गया। बोलो 2 बाहर आ गया, √5 भी तुमको क्या बताया था, क्या 2.23 बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था ना, 236 होता ना, सही है। तो 2 इंटू 2.236 ये टी हुआ, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 7, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो इतना सेकंड आ गया। तो ये 100 मीटर गिरने में लगा समय कुमकुम, और ये 50 मीटर। तो अब हमें आगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 50 मीटर के बोलो क्या करना। सर जो पहले 50 मीटर था उसको उससे माइनस कर दो, तो दैट इज टाइम फॉर फॉलिंग नेक्स्ट 50 मीटर। ये तो पहले 50 मीटर का समय है और ये टोटल 100 का समय है, तो पहले 50 वाला माइनस कर दें, नहीं। सो टाइम टू फॉल नेक्स्ट 50 मीटर, it is equals to 4.47 minus 3.16, so 1 आ गया, 3 आ गया। इससे तुम कुमकुम क्या कंक्लूड करती हो कि जो पहले 50 और दूसरे 50 में लगा टाइम सेम है कि नहीं? नहीं, बात अलग कम नहीं, क्योंकि फास्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ओके, write a note on Golgi apparatus and function it performs. So 35th क्वेश्चन देखिए, 35th क्वेश्चन के बारे में दिव्या कुछ बातें बताओ, Golgi apparatus के बारे में जो भी तुम जानती हो। Golgi operators were first discovered by Camillo Golgi. It was a system of membrane-bounded vesicles arranged parallel to each other called cristae. It transport package and do modification of protein, lipid or carbohydrate, or it involved in the formation of lysosomes.
पूरी बात है, अब कुछ नहीं बचा इसके अलावा। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखो। ड्रॉ ए नीट लेवल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो ये आप बना लेना। एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लियस दिखाना, वैक्यूल न दिखाना, बाकी सारी चीजें दिखा देना। ठीक है, और प्लास्टिड्स न दिखाना, बाकी तो आप जो भी है माइक्रोट्यूब्यूल्स वो सारी चीजें दिखा। सेंट्रियोल भी दिखा। सेंट्रियोल समझ में आता है ना, ऐसे बस बना देना। उसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, ऐसे यही है सेंट्रियोल्स। ट्यूब लाइगेशन दो बनाना, एक जब सेल डिवीजन होता है तो दोनों एंड पे जाते हैं कि नहीं, ये सारे। अब अगला देखो 36। What factors affects the solubility of solvents and solute? तो अगर हम कहें solubility of solvent and solute, तो क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया कि सॉल्वेंट को सोल्यूट के साथ मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। तो अब जरा देखें कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कई नेचर के हो सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जैसे चीनी को पानी में मिलाया गया तो उसको कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड, दैट इज सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। क्या होता है, हमेशा सॉल्यूट कम होता है ना, तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट में अगर हमने लिख दिया कि सॉलिड इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, तो तुम्हें क्या लगता है अभिषेक, क्या इस पर प्रेशर का फर्क पड़ता होगा? अगर तुमने प्रेशर लगा दिया तो क्या चीनी ज्यादा घुल जाएगी कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा? देयर इज नो प्रेशर से तो कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि उसको गर्म करोगे। सो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द अमाउंट ऑफ, और तुम्हें मालूम भी है कि ऐसे सोल्यूशन में जो सैचुरेटेड है उसे अनसैचुरेटेड भी बनाया जा सकता है, फिर उसमें और चीनी घोली जा सकती है अगर गर्म कर दो। तो क्या कर सकते हैं, तो हम कैसे लिखें इस चीज को? बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आगे का सेंटेंस क्या हुआ? By increasing temperature, we can increase the solubility. यही बात है। सो solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस, है बात कि नहीं? ज्यादा चीनी घुल सकेगी ना, चीनी गाढ़ी नहीं हो जाएगी जितना तुम गर्म करोगे, और घुल सकते हो। बोलो सर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि जो गोल्गी apparatus है ना, वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व है। हाँ है, बिल्कुल सही। ये तो नई चीज़ है, लिख लो, क्योंकि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही तो बनाता है, मतलब उसके लिए वो सामान सप्लाई कर रहा है, तो उस चेन का भी वो हिस्सा ही तो है। देखो, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फुल सेंटेंस पूरा करो। देविका, By increasing the temperature, we can increase the solubility. ठीक है, solubility of such solution increases, such solution, क्योंकि हमने वहां लिख दिया कैसे solution है, increases. However, pressure has no effect on solubility of such solution. Pressure has no effect on solubility of such solution. अब जरा देखो, जो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट के ऊपर हम फिर से लिख रहे हैं, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं? गैस इन लिक्विड। तो ये मुझे बताओ कि गैस इन लिक्विड इस बार लिया गया, तो जैसे ही पेप्सी का हम ढक्कन खोलेंगे तो क्या उसकी गैस यानी CO2 वो बाहर निकलती चली जाएगी इफॉर्मेशंस बुलबुलों के साथ? इसका मतलब है जब तक उसमें प्रेशर रहा तब तक तो वो गैस उसमें डिसॉल्व रही, और तुमने प्रेशर हटा दिया तो क्या वो गैस निकलने लगी? इससे क्या पता चलता है? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर We can keep the gas dissolved in liquid. कीप नहीं होता है, बोलो। Increasing pressure. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। भाई वो तुम्हें शिव शक्ति सोडा वाला नहीं है,
प्रेशर के साथ डालता है, 15 रुपए का लेमन सोडा कोका कोला नहीं सोडा देता है, तो वो नींबू के साथ देता है तो 15 रुपए देता है, लेकिन प्रेशर के साथ CO2 डालता है। तो इसका क्या मतलब है, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर। सो तुम पेप्सी में ही देख लो, ढक्कन खोलते ही सारी गैस निकल जाती है, जब तक प्रेशर है नहीं होता है। तो प्रेशर होने से ही तो वो डिजोल्व थी, और तुम सोचो ढक्कन खोल के फिर बंद कर दें तो गैस निकल जाएगी। So by increasing pressure, solubility of gas in liquid increases. Solubility of gas increases. और अगर मान लीजिए जैसे पेप्सी है तो उसमें जो उसका हार्डनेस है, जितना CO2 रहेगा उतना पीने में थोड़ा सा हार्ड नहीं लगती है ड्रिंक, तो वो वही उसका मजा है। और कोई तुम्हारे यहाँ पेप्सी पीने आ जाएगा तो अभी उबाल के देते हैं पेप्सी, तो पिएगा वो सारी गैस निकल जाएगी उसकी, वो मीठा पानी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसका जो है जो भी उसमें सोडा का असर है वो तो नहीं रहेगा ना, H2CO, कार्बोनिक एसिड का। तो इसलिए बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, क्या गैस उसमें रहेगी कि चली जाएगी एस्केप। तो इससे क्या कह सकते हैं, जितना कूल रहेगा गैस उतनी डिजॉल्व रहेगी। तो मछलियों को ठंडे पानी में मजा आता है तैरने में कि गर्म पानी में, क्यों? यस, ऑक्सीजन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। और जैसे ही पानी जितना हॉट होता जाएगा उसमें ऑक्सीजन ऐसे ही कम सॉल्युबल है, पहली बात एक्वेटिक के लिए। और गर्म पानी जाए तो वो भी सॉल्युबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए कूल वाटर में रहना प्रीफर करती हैं। तो क्या लिखा जाए इसके लिए, बोलो? दैट इज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैस कैन बी रिलीज्ड। ऐसा कुछ नहीं था, बोलो। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैसेस, सेम लाइन पे बात करो, सॉल्युबिलिटी पे ऐसे इधर। solubility of gas is decreased. गैस इन लिक्विड Gas in liquid is on increasing temperature, solubility of, कुमकुम सेंटेंस पूरा करिए। बोलो भाई, कॉमन बातचीत की बात आप रिपीट नहीं कर पा रहे, पिछली बार भी नहीं कर पाए थे। अस्मिता बताइए, कॉमन बातचीत हो रही, उसको तो आदमी जानता है, समझता है। 10 लोगों के बीच बैठ जाओगे तो समझ ही नहीं पाओगे बातचीत क्या हो रही। बोलो, हाँ बोलो देविका। Solubility of gas in liquid decreases. बस चलिए, state the difference between compound and mixture. So compound, mixture, नोएल दोनों को डिफाइन करो। When two or more different kinds of elements chemically combine together, they form compound. In a fixed ratio, हाँ, इतना हो। in a fixed- When two or more different kind of elements, different kind combined in fixed ratio, they form कंपाउंड। और अभिषेक एक चीज छूटी है, बता दो तो पता चल जाए। chemical हाँ, केमिकली और आ जाता तो और अच्छा हो जाता। नहीं, कंबाइन का मतलब केमिकली कंबाइन होना चाहिए, तो यहाँ लिख देना ही चाहिए केमिकली। तो उत्कर्ष इसमें बताओ। When two or more different kinds of atoms are simply put together, not chemically. चलो कोई बात नहीं, दिव्या बताओ। when two or more non-reacting substance are internally सब्सटेंस से कुछ नहीं होता। हाँ बोलो, प्योर सब्सटेंस। When two or more Pure substance mixed in a और मोर नॉन रिएक्टिंग बोलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो सकता तुमने किसी को मूंगफली भी दी मिक्सचर में और गांठे भी दी, बोलो डाली तो मूंगफली गांठे दी, ये रिएक्ट कर गए भैया वैसे ही खा लो तो क्या कर रिएक्ट कर गई मूंगफली है तो टू आर मोर नॉन रिएक्टिंग प्योर substance chemically combined pure substance are mixed in varying ratio, any ratio, ठीक है ना, in any proportion. It forms mixture it has fixed composition, its composition may vary, it has fixed density, fixed texture, fixed melting point, fixed boiling point and other physical properties. However, अब कोई है किसी के यहाँ तुम जाओगे तो अच्छी चाय पिला देगा और कोई कंजूस है मैंग टाइप तो कोई चीनी न डाले और चाय की पत्ती भी न डाले और कहे ये पानी दे दे तो पियो चाय के तरीके, ऐसा भी हो सकता है नहीं? तो it has fixed composition, it has varying composition, its texture, कोई भी कंपाउंड है चाहे H2O एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, यहाँ हो मंगल ग्रह में हो चांद पर हो कहीं पे भी चले जाओ वही वाटर होगा. सो इट्स टेक्सचर, कलर, चाहे कुछ भी हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सभी कुछ फिक्स होगा. आर फिक्स्ड. जबकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, अगर पानी में चीनी कम या ज्यादा डाली हो तो फिर वो बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा, गाढ़ा सोल्यूशन होगा तो क्या वही थोड़ा रहेगा. सो इट्स कलर, टेक्सचर, ठीक है, बदल जाएगा. किसी किसी गुरुद्वारे में को अच्छा रूअफ़ज़ा वाला शरबत मिल जाए और दूसरे गुरुद्वारे में जाओगे नहीं अच्छा मिलेगा, तुम बुला के ले जाओगे, जाओ उस गुरुद्वारे में चल वहाँ ज़्यादा अच्छा मिल रहा चलेगा तुम्हारे साथ. कलर, टेक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेरी, ये सब होता है. तो कंपाउंड मिक्सचर हो गया. और कोई प्रॉपर्टी? It has definite formula, it does not have definite formula. It shows that it doesn't show the property of its constituents. हाँ ये भी अच्छा है. फार्मूले का भी तुमने अच्छा बता दिया और इसमें कोई फार्मूला नहीं ना कंपाउंड का. सो इट हैज केमिकल फार्मूला ना, इट हैज केमिकल फार्मूला, इट हैज नो सच फार्मूला, इट हैज नो सच. अच्छा त्रिशु, इनमें से किसकी संख्या लिमिटेड और किसकी अनलिमिटेड, जरा बताओ तो. सर कंपाउंड की लिमिटेड और मिक्सचर की करेक्ट, अनलिमिटेड. कंपाउंड की भी अनलिमिटेड है और मिक्सचर जितने लाखों की संख्या में कंपाउंड है, कोई अंत थोड़ी है. 50 लाख तो कार्बन के ही कंपाउंड, लेकिन अगर उसको लिमिटेड कहो तो ये लिमिटेड है. मतलब दुनिया में अभी 70 लाख के कंपाउंड नोन है. जबकि मिक्सचर इसने तुम्हें चाय बना के दी, तुमने एक चीनी की डंगली और डाल दी, लो दूसरा मिक्सचर बन गया. फिर उसने एक पत्ती और डाल दी, चाय की पत्ती, तीसरा मिक्सचर. कोई अंत है? जितना मिलाते जाओ तो कोई अंत तो नहीं है. फिर भी हम इस बात को नहीं लिखेंगे क्योंकि इतने भी लिमिटेड नहीं है. अब एलिमेंट होते तो लिख देते 50 लाख 70 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है ना. चलिए अब वो बात लिखते हैं जैसा आपने कहा कि अगर H2O है तो क्या H2 के जैसे ज्वलनशील प्रॉपर्टी होगी? कैन इट बी बर्न और इट एड टू बर्निंग? O2 की भी प्रॉपर्टी कुछ नहीं बल्कि तो आपको बुझाएगा. सो इट हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. या तुम ये सोच रहे हो कि C6H12O6 ग्लूकोज में कोयले की प्रॉपर्टी होगी और हाइड्रोजन गैस होगी. नहीं तो कोयला और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन दे दो खाओ. ऐसा हो सकता है क्या? चीनी कोयले से बनी है लेकिन कोयले की कोई प्रॉपर्टी नहीं. सर सेपरेशन का भी तो लिख सकते हैं ना. लिख सकते हो. इट हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट.
जबकि इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा बताया टिश्यू, ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। क्या अगर पानी में तुमने चीनी डाली तो पानी का गीलापना और चीनी का मीठापना दोनों रहेंगे? वेटनेस ऑफ वाटर एंड स्वीटनेस ऑफ शुगर बोथ विल बी देयर। Yes, sir. ऐसा मिक्सचर में होता है। जबकि एक चीज आपने बताया, इट कैन बी सेपरेटेड By chemical properties. into its constituent by chemical methods. Chemical methods. Into its constituents by chemical method. अब इसमें मिक्सचर है, जैसे पानी नमक है तो वाटर को उड़ा दिया, नमक पीछे बच गया। Physical method. फिजिकल मेथड, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे मेथड हैं। फिल्टरिंग, ये सब भी हो सकता है ना। सो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय। और कुछ लोग विनोइंग करते हैं, कुछ लोग पिकिंग अप भी करते हैं। ऐसा नहीं, चावल बिनते कंकड़ कंकड़ अलग कर देते हैं। तो बाय इवेपरेशन एक्सेट्रा, फिल्टरिंग एक्सेट्रा। सर, हाँ बोलो। एलॉयज को भी मिक्सचर कहते हैं ना? हाँ, एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर है, कैसे? क्योंकि जो मेटल है, डिफरेंट मेटल को मेल्ट कास्ट किया जाता है, वो दोनों को एक साथ मेल्ट कर दिया। फिर उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर देते हैं? उबाल के ही कर पाओगे। जब तुम उबालोगे तो हैवियर मेटल नीचे बैठ जाएगा और लाइटर ऊपर आएगा, फिर एक नोजल आती है। तो केमिकल मेथड हुआ ना? उबालना तो टेम्परेचर है, उबालने में क्या केमिकल है? उबालना, जब पानी उबालना है तो वैसे धातु को जरा ऊंचे स्तर पर 2000 पर उबालेंगे, है तो बॉइलिंग ये चीज है। लेकिन जब उनको मिक्सिंग की जाती है तो कंटिन्यूअसली स्टीरिंग की जाती है और जल्दी से क्वेंचिंग, ठंडा किया जाता है, जल्दी ठंड किया जाता है, नीचे ना बैठ जाए। समझ आएगी नहीं? जबकि शकुनी का पासा है वो धीरे धीरे ठंडा किया गया था, तो कॉपर नीचे बैठ गया था और लकड़ी ऊपर रह गई थी, तो जब भी वो तैरता हुआ आता था तो कॉपर नीचे रहता था और छह ही ऊपर आता था। तो मान लो जैसे नीचे कॉपर है और ऊपर लकड़ी लकड़ी लगा दो, दिखने में सब एक जैसा लगेगा, लेकिन जब भी गिरेगा तो हमेशा भारी चीज ही नीचे रहेगी। तो उसलिए शकुनी का पासा हमेशा जब ऊपर छह बनाता था जो हल्का होता था, थर्माकोल के ऊपर छह लिख दो, कॉपर के ऊपर थर्माकोल लगाओ, अच्छा तो थर्माकोल पे कोई चीज गिरेगी, कॉपर पे गिरेगी, तो वही चीज है। और बाहर से देखने में सब एक ही कलर का पेंट है, तो ऐसा इसलिए क्वेंचिंग करनी पड़ेगी। एलॉइंग के बाद क्या करनी पड़ेगी? जल्दी ठंडा करना। समझ आ गई? तो इसका एग्जांपल क्या है? दो एग्जांपल दो टिश्यू जरा इसके। कंपाउंड के C6H12 और O6 और NaCl। सही है, ये चीज है। इसका बताओ मैं, ये बस ऐसे कोई शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन एयर भी हो सकती है क्या? एयर तो सारी गैसों का मिक्सचर है, गैस इन गैस नहीं। और जो सोडा वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगला क्वेश्चन देखिए। सेक्शन ई, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। In older plants, the outer protective layer has its epidermis undergoes certain changes. The epidermis of the stem is replaced. तो हर साल जो एपिडर्मिस स्टेम की है वो बदलती जाएगी और जो पहले वाली वो डिके होती जाएगी, वो चिप आउट हो जाएगी। There is a cork cambium, which is simple tissue having one type of cell. The cell of cork cambium are rectangular and their protoplast is vacuolated, contains tannins. The cork cambium gives off new cell from its both sides. The cell of the cork cambium is dead and completely arranged without the intercellular space, and there is a suberin deposit. तो cork cambium
डी वही चीज है जो हमने आपको कॉर्क दिखाया था ना, पहले भी दिखा चुके हैं, तो वो एक डेड है कॉर्क कैम्बियम। दिस इज ये ये बिल्कुल हल्का फुल्का ये पेड़ के ऊपर से निकला है। देखो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि इसमें एयर ही है और कुछ डिपॉजिट नहीं है। और ये इसको लाठी भी मारोगे, मान लो किसी भी प्लांट के ऊपर है, तो ये कुछ क्या प्लांट को नुकसान होने देगा? कुछ भी नहीं होने देगा। इट इज वेरी लाइट ना। तो इसकी जो ऊपर की लेयर है वो डेड है एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तुमको अगर पहले याद हो तो हमने बताया था कि इनमें लिग्निन होता है, लिग्निन सुबेरिन एसिड अरेंज होती है कि नहीं, और नैरो ल्यूमेन होता है, ऐसे बताया था कि नहीं? बहुत सारी अरेंज होती हैं। रेड रेड नहीं है आपके बुक में, तो पुरानी बुक में मिल जाएगी लेकिन नई बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, देखा, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? रेड है। और इसी में हेक्सागोनल भी है, तो फिर भी मैंने ये भी बताया था कि इस तरीके से इनमें सुबेरिन डिपॉजिट है। ये था कि नहीं? अगर किसी के पास पुरानी बुक हो तो देख ले। ये देखो ऐसे। और जो दूसरा सेल आएगा तो उनमें कैसा होगा? ये यहां तक जाएगा। देखो किसी ने किसी के पास बुक होगी तभी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। मेरी बुक तो ऑफिस में रखी है। ऐसे याद आ रहा है कुछ कुछ की नहीं आ रहा है? और अगर मान लो ऊपर से नीचे तुम काटोगे तो वो नैरो ल्यूमेन है। ये ऐसा समझ आ गएगा? दिस इज सुबेरिन। आप ऐसा समझ लें ये लिग्निफाइड होता है और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होगा, सुबेरिन होगा, लिग्निन होगा, या जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। देखो इनकी बुक में बना हुआ है ये दोनों डायग्राम इसी के लास्ट के दोनों बना है आपके में। यही है, न्यू बुक में भी है। ये है इंटरसेलुलर स्पेस। समझ में आ गई? तो क्या लिखा है? सारी चीजें यार इसके बेसिस पे आंसर दो जरा। द एपिडर्मिस ऑफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय, क्या लिखा है बोलो? तो द प्रोटेक्टिव लेयर अंडरगो सर्टेन चेंज एंड इट इज रिप्लेस्ड। There is called cambium, which is simple tissue having one type of cell. The cell of तो epidermis replaced by cork होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं। और एक बात और देख रहे हैं कि कैम्बियम का लिटरल मीनिंग क्या है। वास्तव में कैम्बियम वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया गया? Okay, now let us see literal meaning of cambium. तो अगर हम कॉर्क कैम्बियम, वर्ड कैम्बियम कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, इसका मतलब है टू एक्सचेंज। So cambium of many woody plant is edible. It can be eaten raw or cooked, and it can be ground into flour or baking. Removing too much cambium of one, जो outer woody portion है, कुछ लोग उसे खाते भी हैं, कुछ लोग उसका जूस भी पीते हैं। woody portion का ऐसा लिखा है, कई प्लांट का ऐसा किया जाता है। ठीक है, और ज्यादा कैम्बियम अगर आपने किसी का निकाल दिया ये सारा, तो प्लांट मर भी सकता है। पूरी तरीके से नहीं छीनना है। वैसे ही इतना मोटा मोटा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी कॉर्क बनती है। आपको मालूम है वो जैसे कई शीशी के बोतलों का ढक्कन बनाया जाता है वो कॉर्क होती है। शराब के बोतलों का ढक्कन भी इसी से पैक किया जाता है। तो अब जरा देखें कि नाउ इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको लिखा देता हूं। तो पहले का आंसर है देखिए
that is strip of secondary meristem. So meristematic tissue called phallogen replaces the epidermis of the, इसको इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन कैम्बियम के बारे में तो तुम्हें पता चल गया ना। कैम्बियम ए थिन लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ मोस्ट वेस्कुलर बंडल, तो उसको क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। ये मालूम है बहुत सारे वेस्कुलर बंडल अलाइंड हैं और अंदर में क्या जाइलम है और बाहर और बीच में कैम्बियम। तो कैम्बियम भी एक वुडी पोर्शन है, क्योंकि लकड़ी का स्टेम है, सब कुछ वुडी ही तो है इसमें, तो वो बीच का वुडी पोर्शन है। इसी तरीके से आउटर साइड में भी बहुत सारे जो होते हैं ना पेरिसाइकल्स, इसके बाद में पेरिसाइकल्स नहीं बताते आपको, तो पेरिसाइकल्स भी हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि जो स्टेटमेंट है, इन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज एपिडर्मिस, तो जैसे जैसे प्लांट तो शुरू में हरा होता है, लेकिन क्या धीरे धीरे वही चीज वुडी हो जाती है, वुडी हो जाती है। तो अब वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? तो अंडर वो सर्टन चेंज, देयर इज कॉर्क कैम्बियम विच इज सिंपल टिश्यू हैविंग वन टाइप ऑफ सेल। द सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम आर रेक्टेंगुलर एंड देयर प्रोटोप्लास्ट इज वैक्यूल्ड, कंटेन्स टैनिन। टैनिन भी जो होता है उसका वेस्ट सब्सटेंस है। तुमको मालूम है कि वैक्यूल का काम क्या है? जो उसके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उनको रखना, और फिर बाद में जब वो बहुत पुराने हो जाएंगे तो जब पेड़ से चिप आउट होंगे तभी वो अलग होगा। या फिर जो शेडिंग ऑफ फ्रूट्स, तब भी उसके वहाँ जो पिटियोल है ना डंठल पर होता है, वो उस सेब को गिरा देता है। तो वही सब टैनिन का यही काम होता है कि जब फल पक जाए तो उसी के साथ उसके डंठल पे पहुँच जाना और वहाँ से फिर बाहर निकल जाए। समझ आई बात? सुबेरिन, टैनिन, गम, जिलेटिन, ये सब वे पदार्थ हैं जो पौधों के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और किसी न किसी द्वारा निकाल दिए जाते हैं। क्या तुमने कभी किसी प्लांट से गम निकलते हुए देखा कि नहीं निकलता? नहीं तो देखा ही होगा, नहीं तो मैं वीडियो में ऐसे इमेज में दिखा देता हूँ। देखा होगा ना, गोंद निकलते देखा ना पेड़ से? नहीं देखा? सब स्कूल के बहुत सारे पौधे निकलते रहते हैं ना जगह जगह से, और वही गोंद लड्डू बनाने के काम में आता है, उसमें से निकाल के। अब जरा देखिए, तो इसमें इन्होंने कहा है द सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम आर रेक्टेंगुलर एंड प्रोटोप्लास्ट उसका वैक्यूल्ड है, उस जिसमें टैनिन होता है। द कॉर्क कैम्बियम गिव्स ऑफ न्यू सेल फ्रॉम इट्स बोथ साइड। द सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम इज डेड एंड कंप्लीटली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो इनके बीच में ये तीन सेल हमने दिखाई, तो क्या यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस था? नहीं था ना। और इसमें से सब में से एक का पानी दूसरे में आ जा सकता है, इनके बीच में जगह भी हो गई है। तो इसका इन्होंने बताया है कि द एपिडर्मिस ऑफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉल्ड फैलोजन, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया, लेकिन हम यही लिखा रहे जो इसमें लिखा। तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तुम जानते हो, दैट इज विच गिव्स ऑफ जो ग्रोथ वाली होती हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसका नाम है फैलोजन। जरा इसको पढ़ लें इन दोनों के बारे में। व्हाट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम? According to Topper, the secondary meristems are responsible for secondary growth in plants. They are also known as the lateral meristems as they surround the stem of a plant and help them to grow laterally. लेटरल का मतलब है गर्भ को बढ़ाना। तो यही है। अब अगर इसकी बढ़त होगी तो क्या इसके गर्थ को नहीं बढ़ाएगा? तो इसलिए इन्होंने कहा है कि वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? इट विल बी रिप्लेस्ड, जो कैम्बियम इज एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड विद दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी का लिखो तो लेटरल मेरिस्टेम एंड दिस इज कॉल्ड फैलोजन। अब फैलोजन भी देख लो, इसके बारे में ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तो सब टर्म नहीं है। व्हाट इज फैलोजन? Meaning of halogen. व्हाट इज फैलोजन? ये देखते हैं क्या है। तो फैलोजन क्या है? नाउ सेकेंडरी मेरिस्टेम है आउटर बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स। ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो कि आउटर बार्क बनाता है। यही समझो जैसे यहाँ पर ये भी कैम्बियम है, ये भी एक तरीके का कैम्बियम ही होगा, ठीक है।
कैम्बियम का वर्ड हमने क्या देखा था, बोलो। कैम्बियम तो इन्होंने ये बताया था कि जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है, लेकिन जो फ्लोएम के बाहर है जिसे मैं पेरिसाइकिल कह रहा हूँ वो भी एक तरीके का कैम्बियम है, और वो ही सेकेंडरी मेरिस्टम है। तो तुमको लिख देना है कि एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टम। सही है, सेकेंडरी मेरिस्टम या कैम्बियम भी लिख दो, बुक में कैम्बियम लिखा है कि नहीं, बार्क कैम्बियम, वो भी लिख दो। is replaced by bark cambium. Second देखो, that is how does the cork acts as a protective tissue. तो कैसे ही करता है? It prevents the loss of water by evaporation. Cork क्या करेगा? Cork is made of dead cell. ठीक है, तो it protects plants from mechanical injury, stop loss of water या evaporation, ये सारा काम करेगा. So it protects plants from mechanical injury. मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, ठीक है, और ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन. ये सारी चीज बचाएगा, ठीक है. एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत धूप में भी पौधा होगा तो मरेगा नहीं. वुडी प्लांट्स मरते हैं क्या 60 डिग्री पर. एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये सारी चीजें बचाएगा. अब देखो सर, एक और कुशनिंग इफेक्ट देता है क्या? हाँ, तो मैकेनिकल इंजरी तो है, वो उससे बचाएगा. गद्दे पे मारो लाठी, यही तो मैकेनिकल इंजरी है. मैकेनिकल जर्क इंजरी के साथ तुम जर्क भी लिख सकते हो, तो तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी कि उस पर अगर कोई जर्क दे तो पेड़ के अंदर के जाइलम फ्लोएम खराब हो जाएंगे कि नहीं होंगे ना. मैकेनिकल इंजरी की बाहर से अगर उसको किया जाएगा तो वो इसमें कितनी शक्ति है, नहीं शक्ति गद्दे की तरह है, कुछ इसको नहीं होगा और ये बचा ले जाएगा. नाउ देयर इज सुवेरेन डिपॉजिट. व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज? तो सुबेरिन की वजह से क्या होगा कि डिसएडवांटेज का मतलब है इससे फिर वाटर और गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. सुबेरिन अगर कहीं डिपॉजिट हो गया तो सुबेरिन तो डिपॉजिट हो ही जाता है. जितने भी स्क्लेरेनकाइमा है, नारियल के जूट में भी खूब सुबेरिन है. तो उससे क्या होगा, सुबेरिन इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैस. वाटर की तो बात अच्छी, लेकिन गैस भी नहीं आ पाएगी वहां से, फिर सांस नहीं ले सकता. देखो यही इसका डिसएडवांटेज है, वाटर को भी नहीं जाने देगा. वो तो खैर ठीक है, यही की तो लिख रहा है लॉस ऑफ इवेपोरेशन, एक जगह डिसएडवांटेज. आप लिख दीजिए, फिर भी लिख दीजिए इट इज इम्परमिएबल. ये जो सुबेरिन का डिपॉजिट है ये अपारगम्य है, इससे कोई चीज आर पार नहीं जा सकती, ना वाटर और ना ही गैसेस. इम्परमिएबल का मतलब है, एक होता है सेमी परमिएबल, एक है फुली परमिएबल, एक है इम्परमिएबल. पारगम्यशीलता को ही परमिएबिलिटी कहते हैं. जिससे कोई चीज पार जा सके तो उसे परमिएबिलिटी कहेंगे क्या. सो सुबेरिन इज इम्परमिएबल. सुबेरिन इज सर क्यूटेन कॉम्प्लेक्स शुगर होता है. वैक्सीक्यूटिकल कॉम्प्लेक्स शुगर है. जो वैक्सीक्यूटिकल इसके ऊपर में रहता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर है. और काइटिन फंगी किसका बना है, हो सकता है आप काइटिन पूछती हो, जैसे मशरूम है वो काइटिन का है, वो भी कॉम्प्लेक्स शुगर है. और जो वैक्सीक्यूटिकल है, काइटिन किसका नहीं समझ लेना. जैसे प्लांट सेल किसके बने होते हैं बोलो,
प्लांट सेल जो बने होते हैं वो सेलुलोज के हैं, और जो मशरूम के सेल है, मशरूम भी तो टूटने से ठक से टूटता है, तो मशरूम की सेल वॉल किसकी बनी है? तो लिखना द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ काइटिन, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, ये प्लांट सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज। दो चीजें याद कर लो एमसीक्यू के लिए। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो क्या चीज बताई मैंने? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज, और सेल वॉल ऑफ फंगी is made of chitin. What are the waste excretory substance of plant? बताओ। Vacuole. Waste वो तो वहाँ स्टोर रहता है। Excretory substance of plants are suberin, lignin, gum, जेलेटिन। जेलेटिन से पुडिंग बनाई जाती है, केक बनते हैं ना जो हिलते डुलते रहते हैं, जेली नहीं होती है, जेली, उसी से जेलेटिन से ही तो जेली नाम पड़ गया। अब जरा देखो, तो इट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैस। 38 क्वेश्चन देखिए। Fish is chief source of animal protein for our food. Fish liver oil is rich in vitamin A and D. ठीक है, फिन फिशरी ये पहले भी आ चुका है। आगे देखिए 39 देखिए। Read the test carefully and answer. A solution of solid in liquid such as water can be prepared by adding it slowly to water with constant stirring. हम अगर चीनी को पानी में मिलाना चाहें तो धीरे धीरे चीनी डालो और लगातार उसको स्टिर करते जाओ, हिलाते जाओ। At a certain temperature, if the addition process is continued, a stage is ultimately reached in the dissolution process in which no more the solid dissolve. अगर बहुत ज्यादा चीनी डालोगे तो एक ऐसा समय आएगा कि चीनी नीचे बैठ जाएगी। तो अब तुमको ये प्रोसेस पता है कि जब चीनी पानी में डालते हैं दिव्या तो क्या होता होगा? जैसे तुमने एक चम्मच चीनी डाल दी, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चीनी के पार्टिकल्स, ये सही बता दिया। तो जब ये चीनी जाती है तो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन उस चीज का मिल एक रिजॉल्व होगी, और लेकिन ऐसा भी साथ में होता है कि प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा भी होता है कई बार चीनी के पार्टिकल जो घुल चुके हैं वो मिलके फिर से चीनी बना देते हैं। हाँ, दोनों। तो शुरुआती स्टेज में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा है क्योंकि तुमने थोड़ी चीनी डाली तो डिसॉल्व ज्यादा हो रहा है, और उनको मिलने का वो बहुत दूर दूर है क्योंकि थोड़ी चीनी डाली तो क्या भी आपस में मिल जाएंगे। तो अब अगर एक ऐसा सोल्यूशन बन जाए जिसमें उससे ज्यादा चीनी नहीं जा सकती, मतलब 1 लीटर में 180 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं डाल सकते, तुम डाल के देख लेना घर ही में 180 ग्राम मैक्सिमम है, जो चाशनी वाले भी बनाते हैं ना, उससे अगर ज्यादा तुमने 2 ग्राम चीनी डाली तो क्या होगा बताओ? बोलो। तो वो सही बता दी, वो पकड़ ली चीज को, बोली वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग प्रोसेस है, वो डिसॉल्व हो जाएगी और 2 अगली ग्राम जो उसमें डिसॉल्व हो बैठ जाएगी। कितना बढ़िया होता है। और जैसे आप लोग कहोगे बहुत बड़ी बात है, 9th में वो बता नहीं है, समझो इनके भाई भी ऐसे थे। कहाँ पे हम लोग हैं कि 2 चीजें हो रही हैं कि एक है प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन और दूसरा क्या है बोलो? प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, तुम सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब समझते हो बताओ? When no more solute can be added to a solid. है बात कि नहीं? So if a solution is saturated, यदि एक विलयन संतृप्त विलयन है और उसमें और अधिक विलेय की मात्रा डाल दी जाए तो ऐसी अवस्था में भी वो विलेय लगातार घुलता रहता है, और जो घुला हुआ विलेय है
वो क्रिस्टलीकृत होकर के नीचे तली पर बैठ जाता है। इस प्रकार से ये एक सक्रिय साम्यावस्था है। दिस इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। द डिसोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। अच्छा फिर बताओ, मान लीजिए 180 ग्राम चीनी डाल दी और उसके बाद मैंने 2 ग्राम चीनी और डाली, अब क्या होगा कनिष्का? कैसे? अब तो उसमें पूरा हो गया है। तब भी होगा वो फिर और क्रिस्टलाइजेशन। यही बात है। तो इसका मतलब है ये कहना चाहती हैं, देखो इन्होंने नई बात कह दी जो किसी में क्लास नहीं थी। इन्होंने कहा आफ्टर बिकमिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या तुम इससे सहमत हो? बहुत बड़ी बात बोली है कि जितनी घुलेगी उतनी उसमें से जो घुली हुई वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करो जो कनिष्का, आफ्टर सैचुरेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, फिर क्या होगा बताओ? After saturation, solution is prepared when more solute is क्या बोलते हैं? Added किया से added in the solution. Then the dissolution process continues, but the amount of solute is dissolved in the solution is same amount of solution crystallized. सॉल्यूट गेट क्रिस्टलाइज एंड सेटल। सही बात है कि नहीं? एंड हेंस रेट ऑफ कौन से दो रेट इक्वल होंगे? Rate of dissolution is equal to rate of crystallization. यही बात, बहुत बड़ी बात आप बता। चलो अब पता नहीं ये बता रहा है वो बात की नहीं, अब पढ़े तो पता चले। ये तो एक अतिरिक्त जानकारी। ये क्या बता रहा है? मुख्य बात तो ये है, if the addition process is continued, a state is ultimately reached in the dissolution process when no more of the solid dissolves. ठीक है, rather it starts settling at the bottom. ये तो सीधी सीधी बात कर रहा है, मतलब उतने अंदर नहीं जा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। Such as glass beaker, solution at this stage is called saturated solution. So what is saturated solution, Kumkum? Devika. The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent. वो तो solubility है। Saturated solution बताओ सुहाना। The maximum when no more solvent can be added in the solution. No more solvent, पानी ही नहीं जोड़ पाओगे तुम तो। नई बात कर देती हो हर बार। बोलो। हाँ। What is saturated solution? संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? When no more solute is can be added in the solution. Can be dissolved in the solution. ऐड तो कर सकते हो, but can be no more solute can be dissolved in a solution. In a particular. यही बात है। एट ए पर्टिकुलर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर वो तो नो मोर सैचुरेटेड, तो और कितना भी घोल दो चीनी, तो इसलिए एट ए गिवन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे पढ़ो। The solution at this stage is called saturated. The solubility of a solute is always expressed with respect to the saturated solution, जैसा देविका ने बताया। It may be defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature is called Solubility. यही होती है solubility। क्वेश्चन भी है तुम्हारी बुक में कि ठीक है। So solubility, please remember that role of temperature is very important. If temperature is increased, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, जैसे नहीं कहा था सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो और घुलती चली जाएगी। गैस और प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, चलो अब जरा देखो। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द सोल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। इन केस द टेम्परेचर इज डिक्रीज, ये भी बात एक नई आ गई दिव्या। कह रहा है हमने डाला है कुछ चीनी पानी में और हमारे पास अब चीनी नहीं बची है और हमने टेम्परेचर घटा दिया है, तो क्या हो सकता है? वो unsaturated, saturated. बदल भी सकता है, रिक्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है। क्या पता वो बन ही जाए, सैचुरेटेड बन जाए और जो एक्सेस है वो क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए। अगर तुम उसी चाशनी को फ्रिज में रख दोगे तो किनारे किनारे क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, चीनी हो जाते हैं। अब इतने होने के बाद व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सॉल्युबिलिटी? नोएल बताओ, तुम्हारा पेपर। विलेयता से आप क्या समझती हैं?
the maximum amount of solute that can be added to 100 gram of liquid solvent at a given temperature. ये लिख देना. Okay, 20 gram of solute are dissolved in 500 gram of solvent. तो नमन solubility of solute क्या हो जाएगी? 20 ग्राम solute को 500 ग्राम में डाला गया. तो अच्छा कोई बात नहीं, ये हमारे लिए कठिन क्वेश्चन है. तुम सिर्फ solubility का फार्मूला बता दो, उसी से हम कर लेंगे. हाँ दिव्या बना के बताओ जरा. Amount of solute by amount of solvent upon. बोलो. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया क्या? और कुछ लिखवाना चाहिए? हाँ 100 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तुमने 1 में निकाला, तो 100 में निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना आया बताओ? 20 बाई 500 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? तो दैट इज 4 ग्राम और पर 100 ग्राम. ये होती है सोच, ऐसे लिखो, मतलब 4 ग्राम पर 100 ग्राम पूरा नहीं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन कुमकुम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब अनसैचुरेटेड हो जाए? उत्कर्ष ठंडा कैसे? तुम हर चीज टेम्परेचर नहीं बता टेम्परेचर रहे. डिक्रीज कैसे? बढ़ा तो ये तो कहने बढ़ा अच्छा देंगे. हाँ बढ़ा देंगे. तुमसे ही नए आइडिया मिलते हैं. बड़े बड़े वैज्ञानिक तुमसे ही प्रेरणा पाते होंगे. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर से बताइए उत्कर्ष, कब सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाए? जैसे गर्म टेम्परेचर इंक्रीज. इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन इसका मतलब फिर उसमें और चीनी डाल सकते, तो अनसैचुरेटेड हो गया कि नहीं? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन becomes unsaturated. अब देखो आफ्टर ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ, अभिषेक आपके लिए व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? amount of solute present in the given amount of solution. It is expressed in 3 modes. Please tell what are the 3 modes. Mass by mass, हाँ. mass by volume, हाँ. volume by volume. कौन से 3 मोड बताए इन्होंने? mass by mass percentage, mass by volume percentage, volume by volume तो percentage. मास बाय मास परसेंटेज का फार्मूला बताओ. Solute upon solution into 100. बताओ आप बताओ. Mass So amount of solute present in given amount of solvent is called concentration of solution. अगर आप इतना ज्यादा नहीं लिखना चाहें तो लिख देना इट इज एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज, एक ही भी लिख सकते हैं. तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज ओके. नाउ कनिष्का मास बाय मास परसेंटेज का फार्मूला बताओ. Mass of solute upon mass of solution. So mass by mass percentage, mass of solute upon mass of
सॉल्यूशन इनटू 100। देख लो अभिषेक जब ये डेफिनेशन बताते हैं तो हमेशा ये बताते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दोनों ही ये बताते हैं, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन के 12 प्रकार हैं और तुम्हें सिर्फ एक प्रकार अभी बताया गया। अगले 2 प्रकार 10th में बताए जाएंगे, फिर 3 प्रकार 11th में बताए जाएंगे, फिर 7 प्रकार 12th में। अभी छिपा छिपा के काम होगा। अभी सिर्फ पहला प्रकार बताया जो सबसे सरल है। तो यदि ये बहुत सरल है तो 10 ग्राम चीनी को कुछ पानी में मिला के 100 ग्राम सोल्यूशन बता दिया गया। आप इसकी हमें कंसंट्रेशन बता दीजिए। इफ 10 ग्राम शुगर is added in water to make 100 gram of solution बना लिया गया, ठीक है। तो find its concentration। Sir, 10%. बोलो सुहाना, बोलो। 10%. ये लोग 10% कह रहे हैं, तुम सहमत हो इससे? हो तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बोलो, यहां से देख लो 10 ग्राम है क्या, और सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम और इनटू 100, तो ग्राम से ग्राम कटा, 2 0 से 0, तो क्या 10% हो गया? सही है। अब एक दूसरा क्वेश्चन, 10 gram sugar is added in 90 gram water. What is its concentration? 10%. Sir, 10%. 10 gram sugar is added, सिर्फ त्रिशु बताएंगे, in 100 gram water. Find its mass by mass percentage। और कोई नहीं बताएगा, बोलो त्रिशु। पॉइंट मारा। करेक्ट। तो जैसा इन्होंने कहा कि मास बाई मास परसेंट, सिर्फ मुझे बताओ ऊपर नीचे क्या लिखना है, ज्यादा में नहीं मतलब। सर, मास ऑफ सॉल्यूट, वो सब लिख देंगे, है फार्मूला ऊपर। अब बताओ लिखें क्या, वैल्यू क्या डालना है? 10 ग्राम डिवाइड बाय 110 पूरी बात तुमने सही बता दी, क्योंकि आप जो कर रही है ना उसमें सॉल्यूशन कर रही ना, और एक तो 100, तो एक ही 0 कटेगा, तो फिर कितना आ जाएगा 100 बाई 11% आ जाएगा। फिर इसको निकाल लेना, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9.09% वेट बाई। सैंपल पेपर 4 के MCQ देखो। Now which of the changes is endothermic? एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? सर इसमें हीट हीट नहीं प्रोड्यूस होती, हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट एब्जॉर्ब्स हीट। अच्छा ये बताओ, जैसे तुमने पानी में चीनी डाली तो क्या उससे पानी ठंडा हो जाता होगा? हो जाता है। तुम्हें अगर तुम बहुत सारी डालोगे हल्का सा ठंडा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको गर्म करना पड़ रहा है, एंड दैट ही इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ शुगर। तो कई ऐसी चीजें होती हैं कि उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए तुमको उसमें हीट देनी पड़ती है, तब वो प्रक्रिया होती है। कई ऐसी केमिकल रिएक्शन उसको फ्लेम पे गर्म नहीं करना पड़ता,
और कोई कोई ऐसी भी रिएक्शन है, तुमने कभी देखा चूने को पानी में घर में मिलाते हैं तो बुलबुले उठने लगते हैं, ऐसा नहीं देखा? नहीं देखा तो देख लो। दैट इज, जो घर में पुताई होती तो पहले चूने से होती थी, नहीं? तो अब जरा देखो, ये देख लीजिए, खुशबू, मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम इन वाटर, तो ये एक्सोथर्मिक हो गई जिसमें हीट